हेलो सेकेंड ईयर। बेसिकली इस क्लास में हमने जैसे प्रीवियस क्लास में लैक्सेटिव्स और परगेटिव्स के इंट्रोडक्शन को समझा था कि लैक्सेटिव और परगेटिव्स होती क्या हैं, कैसे काम करती हैं, या फिर आखिर कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है, कैसी चीज़ों की कमियों से कॉन्स्टिपेशन होता है, ओवरऑल ये सारी चीज़ें। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में जानेंगे लैक्सेटिव और परगेटिव्स की फार्माकोलॉजी। तो हमारा एक मेन मोटिव ये समझना है कि अलग अलग क्लासेस के मेडिसिन्स जो है किस तरीके से काम करती हैं, उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कोलन की फिजियोलॉजी को कैसे अफेक्ट कर सकती हैं और किन कंडीशंस में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली इसमें, ठीक है, लैक्सेटिव्स और परगेटिव्स का आप देख पा रहे हो। ठीक है, पहले है बल्क फॉर्मिंग, जिसमें डाइट्री फाइबर, वीट ब्रांड, साइलियम, प्लांटागो, इसबगोल और मेथाइल सेलुलोस। ठीक है, फिर स्टूल सॉफ्टनर्स आप देख पा रहे हो, डोकोसेट्स, डॉस या लिक्विड पैराफिन। ऑस्मोटिक परगेटिव्स में मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, लैक्टोलोस, लेसिटॉल, लैक्टिटॉल। बेसिकली ये नाम सारे आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, इसमें से कुछ नाम तो ज़रूर सुने होंगे, जैसे कि लैक्टोलोस हो गया, इसबगोल वगैरह हो गया। ठीक है, फिर स्टिमुलेंट परगेटिव्स में डाइफेनाइल मीथेन्स में बेसाकोडाइल, सोडियम पिकोसल्फेट, एंथ्राक्विनोन्स, इमोडिन्स में सेना, कैस्कारा सैग्रेडा, 5-HT4 एगोनिस्ट में प्रोकैलोप्राइड और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में ल्यूबिप्रोस्टोन। ठीक है, ये जो भी सारे नाम हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस जो भी हैं, ठीक है, या मोड ऑफ एक्शन जो है एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स का, ये तो हम समझेंगे, बट मैं आपको इनके बिहाफ पे एक बार ओवरऑल चीज़ें समझा दे रहा हूँ। जैसे कि ब्लड फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स, ये जो फाइबर लैक्सेटिव्स हैं, इनका मैकेनिज़्म क्या होगा, साथ साथ चलो मैकेनिज़्म भी हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो, जो भी बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स में नेचुरल डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये होते हैं वीट ब्रांड, साइलियम हस्क या इसबगोल। ओके, तो इसमें वीट ब्रांड या साइलियम हस्क, जिसे हम इसबगोल बोलते हैं, या मेथाइल सेलुलोज। बेसिकली मेथाइल सेलुलोज एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। तो अगर हम बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स की बात करें, ये सबसे सेफ़ और सबसे फर्स्ट लाइन ड्रग्स माने जाते हैं, स्पेशली जब भी बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए। ये बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसी को कॉपी करते हैं या इसकी नकल करते हैं। ठीक है, और डेफिकेशन को नेचुरल तरीके से बहुत इजी बनाते हैं। अब देखो, सब सिंपल सी भाषा में समझो, कोलन में जो स्टूल की मात्रा है, ठीक है, जो बल्क है, ठीक है, बल्क बहुत ज़्यादा होता है, उतनी ही ईजिली डेफिकेशन रिफ्लेक्स एक्टिव होता है। तो बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स क्या करते हैं, खुद ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, ये फूल जाते हैं। इसी वजह से स्टूल्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, स्टूल सॉफ्ट हो जाएंगे, कोलन की दीवार जो है ना, कोलन की जो वॉल, ये स्ट्रेच होती है और स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाता है और इस तरीके से डेफिकेशन ईजी हो जाता है। चलो मैं इसको थोड़ा सा और समझाने का आपको इजी करता हूँ। ठीक है, सपोज़ दैट आप मान लीजिए कि यहाँ पे ये इंटेस्टाइन हो गई। अब यहाँ पे ये जो स्टूल्स इस टाइप से हैं या जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये बहुत ड्राई हैं और हार्ड है। कैसे हैं ये? ड्राई एंड हार्ड। ठीक है, अब ये स्टूल्स ड्राई और हार्ड होने की वजह से ये आगे, पहली चीज़ तो ये जो इंटेस्टाइनल वॉल है, ये इसको कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर इस वॉल को स्ट्रेच नहीं कर पा रहे, जिससे स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो यहाँ पे होते हैं, ये एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारी डोकोसेट या फिर हमारी जो इसबगोल या जो हमारी ये ड्रग आएगी, ये क्या करेगी, ये यहाँ पे वाटर को खींच के लाएगी और ये जो स्टूल्स हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने साइज़ को बढ़ा लेंगे और थोड़ा स्पंजी हो जाएंगे इस टाइप से।
अब ये जो स्टूल्स का साइज़ जब बढ़ता है तो ये जो वॉल होता है इसको स्ट्रेच करते हैं, मीन्स कोलन के साइज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कोलन को पता चलता है कि हाँ बल्किंग हो चुकी है, अब डेफिकेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। और फिर से पेरिस्टाल्सिस का मतलब होता है जो इंटेस्टाइनल का जो मूवमेंट है, ठीक है, ये जो जिगजैग मूवमेंट होता है, जैसे तो अंदर का जो कंटेंट है वो आगे की तरफ खिसकना शुरू होता है। इससे क्या होता है, डेफिकेशन ईजी हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स का। तो नॉर्मल इंसान में देखो लगभग 25 से 35 ग्राम का जो भी डाइटरी फाइबर है, अगर वो डेली लेगा तो कोलन में सफिशिएंट बल्क बनेगा जितना वो चाहता है। ठीक है, कोलन में सफिशिएंट बल्क बनेगा जितना वो चाहता है। और अगर फाइबर कम लिया जाएगा तो स्टूल छोटा बनेगा, है ना, कोलन स्ट्रेच नहीं होगा, पेरिस्टाल्सिस कम होगी, कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा, और बल्क फॉर्मिंग जो एजेंट्स होते हैं वो इसी की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, सो क्या मैंने बताया, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव ये क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग। ठीक है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में खींच के लाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और स्टूल्स को स्वेल करते हैं, और विस्कस मतलब थोड़ा गाढ़ा और जेल लाइक मास देते हैं। ठीक है, एंड दिस इंक्रीज बल्क कॉजेज डिस्टेंशन, मीन्स इंटेस्टाइनल वॉल डिस्टेंशन मतलब खिंचाव या स्ट्रेच आएगा, जो स्टिमुलेट करेंगे स्ट्रेच रिसेप्टर्स को कोलन में, लीडिंग टू एक्टिवेशन ऑफ एंटेरिक नर्वस सिस्टम एंड पेरिस्टाल्टिक रिफ्लेक्स। और ऐसे ही देखो इंडिविजुअल जो भी ड्रग्स हमारे पास होती हैं, जैसे कि वीट ब्रांड देखो एक नेचुरल फाइबर है। वीट ब्रांड को आप जो गेहूं के ऊपर की जो परत होती है, छिलका, ठीक है, उसमें बहुत फाइबर होता है, इसीलिए फाइबर की कमी को पूरा करने के लिए इंसान दलिया खाता है। ठीक है, तो और इसके अलावा सेलुलोज, और इसमें हेमिसेलुलोज बहुत भरा होता है, वाटर एब्जॉर्ब करके स्टूल को बल्क बना देता है। ऐसे ही साइलियम, इसबगोल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बल्क फॉर्मिंग एजेंट है। इसमें क्या होता है, म्यूसिलेज में क्या होता है, पानी मिलते ही वो जल बन जाएगा, तो स्टूल को सॉफ्ट और बल्की बनाता है। ठीक है, मेथाइल सेलुलोज ये भी सिंथेटिक फाइबर है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो ये दवाइयाँ अक्सर इसबगोल वगैरह ये खाना खाने के बाद या फिर रात को सोने से पहले ले लो, सुबह उठते ही पेट साफ। ऑनसेट ऑफ एक्शन 24 से 72 घंटे तक रहेगा। ठीक है, तो मेजर इफेक्ट इसका यही कि फिजियोलॉजिकल डेफिकेशन करवाता है, नेचुरली जैसे होता है। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे इसमें स्टूल सॉफ्टनर्स हैं, ठीक है, या जैसे कि ये जो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव का मतलब होता है ये नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर्स, जैसे इसमें आपने लैक्टोलोज सुना होगा। लैक्टोलोज अक्सर जिन भी पेशेंट्स की सर्जरी वगैरह होती है तो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स में बेसिकली एग्जांपल के तौर पे और भी हमारे पास हैं, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल वगैरह, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, सलाइन ऑस्मोटिक एजेंट्स हैं। देखो इन मेडिसिन्स का एक प्रिंसिपल है ऑस्मोसिस। इनका नाम ही समझ में आ रहा है आपको, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। देखो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देती हैं। ठीक है, इसका रीज़न होता है वाटर जो है वो ब्लड से वापस आएगा इंटेस्टाइनल ल्यूमन में। ठीक है, सपोज दैट कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सपोज दैट कि ये क्या है, ये इंटेस्टाइन है और यहाँ पे क्या है, ये ब्लड। ठीक है, ये क्या है हमारा ल्यूमन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये ब्लड से वाटर को खींचना शुरू कर देंगे। अब इसके से यहाँ पे जो स्टूल्स हैं इनको वाटर मिलना शुरू हो जाएगा और ये वापस से सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कोलन डिस्टेंडेड होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, पेरिस्टाल्सिस बढ़ती है। ठीक है, और इवैक्यूएशन जो है वो बहुत रैपिड होती है। इसके साथ जो मैंने एग्जांपल दिया लैक्टोलोज, जैसे लैक्टोलोज क्या है, तो कोलन की जो बैक्टीरिया के द्वारा ये फर्मेंट करेगा और एक ऑर्गेनिक एसिड बनाएगा। ठीक है, इससे भी क्या होता है, ऑस्मोटिक इफेक्ट बढ़ता है, वाटर की रिटेंशन बढ़ती है और स्टूल सॉफ्ट होता है। फिर पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल,
तो ये जो पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल है ये भी एक बहुत लार्ज पॉलीमर है। बेसिकली ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये भी वाटर को इंटेस्टाइन ल्यूमेन में रोक के रखता है। ठीक है, तो अक्सर जिन पेशेंट्स का जो कोलोनोस्कोपी प्रिपरेशन होता है उसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वैसे तो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाली सबसे दमदार जो ड्रग की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, तो वो लैक्टोलोस है जो 24 से 48 घंटे अपना एक्शन देती है बिना किसी मिनिमल साइड इफ़ेक्ट के। ठीक है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल भी 24 से 72 घंटे, और जो सलाइन लैक्सेटिव्स मैंने अभी आपको बताए थे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी आधे घंटे से 6 घंटे तक इनका असर रहता है बेसिकली। ठीक है, तो जो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताया है वो सब इसी में लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे क्या होगा। ठीक है, अगला जो है वो है स्टिमुलेंट या फिर इरिटेंट लैक्सेटिव्स। देखो, स्टिमुलेंट को हम कॉन्टैक्ट लैक्सेटिव्स भी कहते हैं। इसमें आप सना, बेसाकोडेल, कैस्टर ऑयल, ठीक है, ये सारे देखो ये सबसे ज़्यादा एक पोटेंट और कॉन्टैक्ट लैक्सेटिव्स हैं। ठीक है, ये सीधे कोलन की म्यूकोसा और जो भी एंटेरिक नर्वस सिस्टम है इसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेरिस्टाल्सिस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और कोलन बहुत फास्टली क्या होता है कि एम्प्टी हो जाता है। तो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स एक्ट बाय डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग द एंटेरिक नर्वस सिस्टम एंड इरिटेटिंग द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। या और एक और मैं आपको इजी एग्जांपल दूँ। सपोज दैट अगर आप बैठे हैं, आपको कोई पिंच कर रहा है, पिंच मतलब कोई पिंच चुभ हो रहा है या फिर क्या कर रहा है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, या फिर सिंपल से लैंग्वेज में कह लें कि शेक करेगी। ठीक है, तो ये जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, ठीक है, तो जब हम एक्चुअली अंदर जो स्टूल्स होते हैं ये आगे मूव नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस इंटेस्टाइन को क्या कराते हैं, इरिटेट कराते हैं। ठीक है, इरिटेट कराएंगे तो इससे वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है, अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो आगे मूव करेंगी। ठीक है, अब पेरिस्टाल्सिस जितना तेज़ होगा तो यहाँ पे जो वाटर होता है, ठीक है, बेसिकली जो वाटर मौजूद होता है अंदर, ठीक है, ये क्या होता है, इस पेरिस्टाल्सिस जितना फास्ट होगी तो इस वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है ब्लड में, ठीक है, ये क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका मूवमेंट, जब वाटर का एब्जॉर्प्शन, देखो पेरिस्टाल्सिस फास्ट होगी, वाटर का एब्जॉर्प्शन कोलन में कम हो जाएगा। अब जब वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा मतलब वाटर किसके साथ रहेगा, स्टूल के साथ ही तो रहेगा ना। तो स्टूल सॉफ्ट, हार्ड होने के बजाय वो सॉफ्ट हो जाएगा और ईजिली आगे मूव भी करेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें जो बिसाकोडिल है, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो बिसाकोडिल है, ठीक है, कोलन में जाकर ये एक्टिव मेटाबोलाइट बनाएगा। ठीक है, जो मेंटेरिक प्लेक्सस को ये स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ऐसा ही सोडियम पिकोसल्फेट भी इसमें आएगा, कोलन की बैक्टीरिया इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करेगी, फिर यही मेटाबॉलिज्म फॉलो, बेसिकली मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें जो सेना आएगा, सेना एक तरीके से इरिटेंट है। सेना जो ग्लाइकोसाइड्स जो है ये कोलन में जाकर रीन एंथ्रोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, एंथ्राक्विनोन में, या फिर इसको एक और बोलते हैं जो भी मैंने बताया, RHEIN, रीन एंथ्रोन। ठीक है, रीन एंथ्रोन में कन्वर्ट होगा। ये क्या करेगा, ये कोलन को डायरेक्ट स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो कैस्कारा सग्राडा है, ठीक है, लगभग सबके इसमें शॉर्टली लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का एक नेचुरल सोर्स है। मैकेनिज्म इसका भी सेना के जैसा है। ठीक है, तो इनका जो ऑनसेट है ओवरऑल ये थोड़ा सा कम होता है, 6 से 12 घंटे, और जो रेक्टल बिसाकोडाइल है ये 15 से 30 मिनट या 60 मिनट, 1 घंटे तक लगभग जो है वो होता है। नेक्स्ट इसमें आएगा स्टूल सॉफ्टनर्स। ठीक है, देखो अब बेसिकली अगर हम स्टूल सॉफ्टनर्स को समझें, ठीक है, जिसको बोलते हैं इमोलिएंट लैक्सेटिव्स, तो देखो स्टूल सॉफ्टनर्स बेसिकली इसमें आपको डोकोसेट सोडियम, डॉस, डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सेनेट, और डोकोसेट कैल्शियम, ये 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं। देखो कई बार जो प्रॉब्लम है वो स्टूल का जो बल्क है, मीन्स उसकी जो मात्रा
नहीं बल्कि उसकी जो हार्डनेस है ये होती है। सपोज दैट कि जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, या में हमारा कोलन है, या इसमें जो बल्क है, ठीक है, स्टूल्स है, ये बल्कि कंपोनेंट या इनका ये सारा होना ही कई बार सफिशिएंट या फिर वो नहीं होता है टॉपिक। एक और चीज़ आती है कि ये कितना हार्ड है, ठीक है, इनकी जो हार्डनेस है, ठीक है, इनकी जो हार्डनेस होती है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, स्टूल सॉफ्टनेस लेते हैं। देखो डोकोसेट बेसिकली एक सरफेक्टेंट की तरह काम करता है, ठीक है। क्या करेगा, ये स्टूल की सरफेस टेंशन को कम कर देगा, ठीक है। इसकी वजह से जो वाटर और फैट है वो बहुत ईजिली स्टूल के अंदर एंटर कर जाएगा और स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ड स्टूल जो है, ठीक है, वो आसानी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर जो भी हमारा हार्ड स्टूल होता है वो ऐसे करके सॉफ्ट हो जाएगा और इजीली बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकली इसकी जो इम्पोर्टेंस की बात करें, इनसे क्या होता है कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, ठीक है। इसीलिए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में या फिर पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब जिनका ऑपरेशन हो चुका होता है उनको देते हैं, या अक्सर प्रेगनेंसी में, या ऐसे लोग जिनको हेमरॉइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एनाल फिशर या मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद, ठीक है, जहाँ स्ट्रेनिंग नहीं हमें करवानी होती वहाँ इनका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ल्यूब्रिकेंट लैक्सेटिव्स। देखो ल्यूब्रिकेंट का मतलब थोड़ा सा चिकनाई है ना। तो लिक्विड पैराफिन, जैसे कि इसमें आई एक मिनरल ऑयल, ठीक है, लिक्विड पैराफिन। देखो लिक्विड पैराफिन स्टूल और इंटेस्टाइनल वॉल पर एक पतली ऑयल की लेयर बना देते हैं। सपोज दैट कोई एक रफ सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इसको आगे मूव होना है, बट सरफेस के रफ होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट ईजिली आगे मूव नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस को हल्का सा स्मूथ बनाने के लिए हम इस पर क्या करेंगे, एक लुब्रिकेंट की लेयर लगा देंगे। लुब्रिकेंट की लेयर मतलब कोई चिकनाई वाला पदार्थ, जैसे कि कोई ऑयल या समथिंग कुछ भी होता है। यहाँ पे तो हमारे पास लिक्विड पैराफिन एक मिनरल ऑयल है, ठीक है। तो एक जब लेयर बना देगा तो क्या होगा, इससे वो चीज़ें ईजिली आगे मूव होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो लुब्रिकेशन, तो एक वाटर लॉस कम होता है, ठीक है, स्टूल सॉफ्ट रहता है, फ्रिक्शन जो घर्षण है वो कम रहता है, और स्टूल आसानी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को नहीं चेंज करता। इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है वो अपना फिक्स रहेगा, केवल ये क्या करेगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। देखो इनका यूज़ थोड़ी इसके लिमिटेशंस भी हैं कि इन मेडिसिन को बहुत लॉन्ग टर्म तक हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग टाइम तक यूज़ करोगे तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है, ए, डी, ई के जो विटामिन हैं इनका एब्जॉर्प्शन ये कम हो जाता है, ठीक है। तो और लिपिड न्यूमोनिया का रिस्क एस्पिरेशन होने पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ सकता है इसमें सलाइन परगेटिव, ठीक है। सलाइन परगेटिव बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक एजेंट्स हैं। देखो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट या सोडियम फॉस्फेट, थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। ये भी ऑस्मोटिक में ही आते हैं, ऑस्मोटिक मैकेनिज़्म से ही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ल्यूमन में जो हाइपर ऑस्मोलर इन्वायरमेंट एक बना देते हैं, वाटर बहुत तेज़ी से ल्यूमन में आएगा। सेम तरीका ये वाला मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे ल्यूमन में स्टूल्स हैं, ठीक है, और वाटर को खींच के क्या करेगा, ये ल्यूमन में लेके आएगा, जिससे स्टूल्स वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और अपने साइज़ को बढ़ाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो रैपिड डिस्टेंशन होगा, पावरफुल पेरिस्टालसिस होती है, कोलन बहुत जल्दी खाली हो जाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोकाइनेटिक एजेंट्स के बारे में। देखो प्रोकाइनेटिक एजेंट जैसे कि प्रोकैलोप्राइड, ये एक सिलेक्टिव 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है एंटेरिक नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। देखो एंटेरिक नर्वस सिस्टम में 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन रिसेप्टर्स ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रोकैलोप्राइड है ये इन्हीं को क्या करेगा, इन्हीं रिसेप्टर्स को ये एक्टिव करेगा या फिर
एक्टिवेट करेगा। इसका इसकी वजह से क्या होगा, जब ये एक्टिवेट करेगा तो इसकी वजह से ACH जो एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ है ये बढ़ जाएगा, और एसिटाइलकोलिन जब बढ़ेगा तो कोलन की जो स्मूथ मसल है, ठीक है, ये क्या होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, ठीक है। तो एक प्रोपल्सिव पेरिस्टाल्सिस बढ़ती है जिससे कोलन का जो ट्रांजिट टाइम, ठीक है, ये जो ट्रांजिट टाइम है ये क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है, ठीक है। तो स्पेशली क्रॉनिक आइडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन, आइडियोपैथी का मतलब होता है जिसमें हमें वजह मालूम ना हो, ठीक है, हम इसको इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोकाइनिक एजेंट, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है इंटेस्टाइनल सिक्रीटागोग्स। देखो इसमें हम देख पा रहे हैं ल्यूबिप्रोस्टोन या लाइनाक्लोटाइड, ठीक है। ड्रग की क्लास क्या है, अभी हमने देखा था ना उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन E1 डेरिवेटिव है। तो जो ल्यूबिप्रोस्टोन इंटेस्टाइनल की जो एपिथेलियम पे मौजूद कुछ क्लोराइड चैनल्स होते हैं, चलो मैं आपको इंटेस्टाइन बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसकी ये जो एपिथेलियम है ये, ठीक है, यहाँ पे चैनल्स होते हैं। चैनल्स का मतलब जो गेट जहाँ से आयंस अंदर आते हैं, ठीक है, आयंस को जो भी लेके खेल होता है। तो ये जो चैनल है ये कौन सा चैनल है, क्लोराइड आयन, ठीक है, क्लोराइड चैनल है। इसको क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। इसकी वजह से क्या होता है, क्लोराइड आयंस का जो सिक्रीशन है ये बढ़ जाता है, खूब सारे क्लोराइड आयंस क्या हो जाएंगे, अंदर आएंगे, ठीक है। तो सोडियम और वाटर भी ल्यूमेन में आ जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारा स्टूल है ये हाइड्रेट होना शुरू हो जाता है और यहाँ भी ट्रांजिट टाइम कम हो जाता है। तो स्पेशली जो ये भी क्रॉनिक आइडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन में या फिर ओपियोइड्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन हुई है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो सीड है इसमें भी यूज़फुल है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जो भी है हमारा मोड ऑफ एक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, ठीक है, हम वो देखेंगे। अगर आपको इसमें से कोई मैकेनिज्म समझ में नहीं आया तो आप स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है, बार बार उसको वीडियो को पॉज एंड प्ले बैक करके देख सकते हो, फॉरवर्ड करके इस तरीके से, ठीक है। तो जहाँ से आपको नहीं समझ में आया तो एक बार देख सकते हैं। बाकी चीज़ें जो भी हैं आपके हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होगी और कैसे उसका क्या एक्शन होने वाला है, उसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, उसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशंस, ये सारी चीज़ें क्या होंगी इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि अगर आपको याद करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप यहाँ से भी देख के उसको रिवाइज़ करने में थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा। चलो ठीक है, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।